आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9th का मार्च 2023 का वार्षिक पेपर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 9th का जो पैटर्न है पेपर का 80 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर है और इसमें 4 पार्ट है, 4 सेक्शन है। सेक्शन ए जो ए है उसमें 16 प्रश्न है, प्रत्येक 1 अंक का। सेक्शन बी में जो 2 से 7 तक कुल प्रश्न 6 बनते हैं, प्रत्येक 2 अंक का। और सेक्शन सी में जो 8 से 15 तक हैं, 8 प्रश्न, प्रत्येक 4 अंक का है। और लास्ट सेक्शन डी जो कि 16 से 19 तक है, कुल 4 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो सेक्शन ए से हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या जो रूट में होती है, जो रूट से बाहर निकल जाएगी, जिसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट रूट हो जाएगा, वो परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे, ये नहीं कटती। 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, 2/3 रूट से बाहर आ गया। ये क्या है? परिमेय संख्या। हमने अपरिमेय संख्या छाटनी है। इसमें भी काटो, 3 चौक 12, 4 का रूट 2, ये भी बाहर। ये इसका रूट पूरा रूट नहीं हो सकता और 81 का रूट 9 होता है। तो जिसका रूट नहीं हो सकता पूरा वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन हमारा सी ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट, ये सेक्शन ए कर रहे हैं हम, 16 पार्ट है उसमें। बहुपद px बराबर 5x माइनस 1 का शून्य, इसका शून्य यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे? ये शून्य हो जाएगा। तो ये बहुपद को हम शून्य के बराबर रख के देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। x की वैल्यू 1/5, तो इसका शून्य क्या होगा? 1/5। ऑप्शन बी ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में -3x4 -7x³ + 4x + 2 में से x³ का गुणांक क्या है? x³, ये x³ का मतलब x³ को छोड़कर इसके साथ जो संख्या है वो क्या है? -7 है। तो x³ का गुणांक क्या है? -7। ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, बिंदु 0,5 स्थित होगा। ये बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? इसमें x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? y अक्ष पर। तो इसका आंसर क्या होगा? y अक्ष। तो ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है। आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 5, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितनी? एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा बी ठीक है। 6, एक खालिस्तान चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चौड़ाई रहित लंबाई क्या होती है? ये रेखा, क्योंकि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन डी था हमारा। 7th पार्ट, निम्न में से किस में प्रमाण की आवश्यकता होती है? प्रमाण किस में जरूरत होती है? प्रमेय में, थ्योरम में। तो ऑप्शन हमारा सी ठीक है। ऑप्शन सी, प्रमेय में प्रमाण की आवश्यकता होती है। 8वां पार्ट, अर्धवृत्त में बना कोण खालिस्तान होता है।
एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, समकोण होता है। अर्धवृत्त त्रिकोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। आगे चलते हैं, 9वां पार्ट। 9वें पार्ट में एक या धार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब क्षेत्रफल बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, एक या धार। आधार एक ले लो और दो समांतर चतुर्भुज बना दो, तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो क्षेत्रफल जब बराबर होते हैं उनका रेशियो क्या होगा, 1:1। आगे चलते 10वां, शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन हमारा डी ठीक है। 10वां। इसके बाद 11वां पार्ट, एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 है और y अक्ष पर x का। इसके बाद 12वां पार्ट, सत्य या असत्य, ये छाटने हैं 12वां पार्ट में। इसमें किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ये सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये जरूरी नहीं, पूर्णांक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये कहता है पूर्णांक हमेशा पूर्णांक होती है, असत्य है। 14वां पार्ट, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। टर्मिनेटिंग लाइन जो है उसको अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है, उसकी लिमिट होती है, ये भी असत्य है। 15वां पार्ट, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवा होती है। अब वृत्त में जीवाएं कितनी खींच लो, वो परिमित नहीं होती बल्कि अपरिमित होती हैं, ये भी असत्य है। 16वां लास्ट पार्ट, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। हाँ, ये ठीक है। त्रिभुज उसकी जो माध्यिका मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, ये माध्यिका उसको दो बराबर त्रिभुजों वाले दो त्रिभुजों में बांटती है जिनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये सत्य है। ये था हमारा सेक्शन ए। सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो कि सेकंड से शुरू हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन, x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब शेषफल जब हम निकालते हैं, इसको पहले क्या मानेंगे, माना ये बहुपद px जो दे रखा है, तो इसमें इससे भाग करेंगे हम, इससे भाग करेंगे तो इसको किसके बराबर रखेंगे, ये भी थोड़ी देर के लिए मान लें x + 1 = 0। x की वैल्यू क्या होगी इसमें से, -1। x की वैल्यू इसमें रख दो बहुपद में। शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करो। शेषफल प्रमेय द्वारा x की वैल्यू सबमिट करो, p(1) बराबर -1³ + 3 -1² + 3 × -1 + 1। हाँ, -1 का क्यूब -1 और -1² ये +1 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे
यहाँ -1 की एक पावर -1 ही होता है, और 3 इंटू -1 प्लस 1। सोल्व करो इनको। -1 प्लस 3 और ये -3 और प्लस 1, 3 प्लस 3 माइनस कैंसल, -1 प्लस 1 ये भी कैंसल, तो ये 0। शेषफल क्या होगा? 0। तो यहाँ है शेषफल बराबर 0। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके 102 का मान ज्ञात कीजिए। 102 का वर्ग, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो 102 को हम क्या लिखेंगे? 102 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2, क्योंकि पहली संख्या है ना, टुकड़े इसको ऐसे बनाएंगे जिसमें पहली संख्या 0 वाली होनी चाहिए और दूसरी संख्या 10 से छोटी और अच्छी है। अब इसको हम 90 प्लस 12 में लिख सकते हैं, 12 दो अंकों की हो जाएगी, तो 100 प्लस 2। तो इसमें फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। तो इसमें कंपेयर करेंगे, a की जगह क्या है इसमें 100 और b की जगह क्या है 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 1 का स्क्वायर 1, 0 को डबल कर दो, 2 डिग्री है ना डबल, तो कितनी हो जाएंगी 4। 2 का स्क्वायर 4, इसमें भी 2 दूनी 4 एकम 4 और 2 0, जोड़ो इनको। एक का एक अंक 4, दाई का अंक 0, सैकड़े का अंक 4 और 0 और फिर 1। ये है थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। k का मान ज्ञात कीजिए जब x माइनस 1 बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड हो। ये इसका गुणनखंड है, यानी कि जो बहुपद का नाम px सपोज कर लेंगे। तो x माइनस 1 इसके बराबर। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड, यदि हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, और गुणनखंड होता है। इसका मतलब है शेषफल पर में द्वारा निकालेंगे तो इक्वल किसके आना चाहिए? 0 के बराबर। तो शेषफल पर में, अब ये क्योंकि ये गुणनखंड है, गुणनखंड पर में यूज करेंगे। यहाँ लिखो, क्योंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, अतः शेषफल 0 होगा। तो शेषफल 0 है, तो शेषफल इसमें निकालो, x की वैल्यू इसमें रखो, वो 0 के बराबर है। p ऑफ 1, x की जगह 1 रख रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और ये शेषफल क्या होगा? 0। 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 0 1 प्लस 1 2 प्लस k की वैल्यू क्या होगा? 2 को इधर ले आओ, -2। ये है k की वैल्यू। k की वैल्यू -2 होगी, जिससे कि ये x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल। 2x प्लस वाई बराबर 4, इसमें छोटा क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट छोटा, x 2 है और y 1 है, तो y जो सिंगल है छोटा है उसको यहां रख लो, बाकी उधर ले जाओ। 4 हल लिखने हैं।
टेबल बनाओ, 4 हल। एक्स और वाई, जो चर जो वेरिएबल इधर गया हुआ है, यहाँ एक्स गया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से 4 वैल्यू रखी, 0 शुरू करो, 0 1 2 और 3। अब एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, 2 गुना 0 क्या बच जाएगा 7, 1 रखोगे 2 1 2, 7 में 2 गए 5, और 2 रखोगे 2 दूनी 4, 7 में 4 गए 3, 3 रखो 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, तो 4 हल कौन से होंगे फिर, 4 हल। हाँ, एक्स की वैल्यू पर 0 7 पहला, दूसरा 1 5, तीसरा 2 3, और चौथा हल है 3 और 1। ये 4 है। आगे चलते हैं। P का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है। हल, यदि ये हल है तो ये वैल्यू पुट करने से दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, क्योंकि यही कर लेते हैं इसको, 2x प्लस 3 y बराबर p, यानी तो क्योंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के का हल है। हल है तो पुट करो, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। x की जगह पुट करोगे 2 2 इंटू 2 प्लस 3 और y की जगह 1 बराबर p, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर p, तो p की वैल्यू 4 और 3 7। तो ये है, यदि ये हल है तो p की जगह क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 7वां क्वेश्चन, यदि पी आर क्यू सर्वांश में सी बी ए तो बताइए। 2 त्रिभुज बना लें। पी आर क्यू, जैसे नाम लिख रहे उसी तरह हमने नाम लिख दे त्रिभुज। इसी तरह ये इसमें भी सी से शुरू हुआ, सी बी और ए, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांश में नाम जैसे यहाँ थे उसी तरह इसमें लिख दिया। अब भुजा क्यू आर भुजा किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ए बी के इक्वल। और पी आर साइड, पी आर जैसे इधर है, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, सी बी, ये सी बी। पी क्यू की संगत भुजा सी ए, ये सी ए। और कौन बी का जो संगत कोण है वो इधर वाला, ये कौन सा होगा, कोण आर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, हर का प्रमेयकरण। तो इसमें हर का प्रमेयकरण करेंगे, यहां संख्या लिखे, इसको यही कर देंगे। यहां लिखेंगे हर का प्रमेयकरण करने पर रैशनलाइज, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये ऐसे कैसा लिखता हूं, इसके उल्टे से करना, उल्टा साइन में उल्टा, ये प्लस है तो माइनस, और जो जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड, उसी से भाग और उसी से गुणा। अब ऊपर ही गुणा ऊपर से, नीचे गुणा नीचे से करना, एक से गुणा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले का ऐसे कैसा, ये नीचे स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसल 5, और यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 2, तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, 5 में 2 गया 3। ये है रैशनलाइज 8वें का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। 32 और इसकी पावर है 2/5, तो 32 के पहले फैक्टर बनाओ। ये फैक्टर 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 की कितनी पावर है 5, तो 32 को लिख देंगे हम 2 की 5, और सारे की पावर क्या है 2/5। अब डिग्री घातांक के नियम, डिग्री ऊपर नीचे हो तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, गुणा हो जाती है। 5 गुणा में 2/5, 5 से 5 कैंसल, 2 की घात 2, 2 को 2 बार गुणा करो, ये हो जाएगा 4। ये था 8वें का सेकंड पार्ट। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें जो 9वां क्वेश्चन है ये देखेंगे बाद में, लेकिन इसमें हम जो P जो भी पॉइंट है इसमें उसके निर्देशांक निकालेंगे। अब P पॉइंट है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, P के सामने क्या है x3, और इसके सामने y क्या है 5, 3 5 होगा। C के क्या होंगे, C क्योंकि y अक्ष पे है, y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है 0, और y क्या है यहाँ तक 3, ये C पॉइंट है। A के क्या होंगे, A के निर्देशांक, ये A है x एक्सिस पर, x पर क्या होता है y की वैल्यू 0, तो x कितना है, x यहाँ 3, तो 3 0। और पॉइंट B यदि पूछे तो क्या है, ये B भी पॉइंट x एक्सिस पर है, x अक्ष पर, और x अक्ष पर इसमें भी y की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू 5, ये पॉइंट B। पॉइंट Q में देखो, इसके सामने x की वैल्यू क्या है 5, और y की वैल्यू -4, ये पॉइंट Q। पॉइंट E क्या है, E ये y अक्ष पर है, y अक्ष है तो x की वैल्यू क्या होगी 0, और y की वैल्यू, y तो -4 है, ये है पॉइंट D। पॉइंट D क्योंकि x अक्ष पर है तो y की वैल्यू पहले क्या होगी 0, x की वैल्यू क्या है यहाँ -5, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए P के 0.35, ये 03, 30, 50, 5 -4, 0 -4, -5 और 0। तो इसमें क्योंकि आगे जो इसके आंसर हैं, जो क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे, ये एक बार नोट कर लें, आगे चलते हैं फिर। इसमें क्योंकि A B C D E के निर्देशांक अभी हमने सारे पॉइंट निकाल दिए, सभी के सभी उसके निर्देशांक निकालने। बिंदु D का भुज, अब D की जो भुज और कोटि, भुज और x की वैल्यू, D में जो x की वैल्यू है वो निकालें। बिंदु E की कोटि, बिंदु E में जो D है उसमें x की वैल्यू निकालें, और इसमें E में क्या है कोटि का मतलब y की वैल्यू क्या है वो निकालना। और P और Q के निर्देशांक जो ऊपर निकालने हैं, P और Q के जो पॉइंट हैं वो दोनों पॉइंट
P कितना है और Q वो क्या है, इसमें हमें सभी निकालना है। ए के बी के इसको अलग अलग लिखना है। पॉइंट ए के निर्देशांक, बी के क्या है, सी के क्या है और डी के क्या है, सभी के अलग अलग लिखेंगे। और लास्ट में है ई, सभी के निर्देशांक लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है, सी डी समांतर ये है, तीनों लाइनें क्या है, समानांतर है, और y अनुपात z बराबर 3:7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब जिसका रेशो दे रखा है उसके साथ x लगा के मान लो। माना y बराबर 3, क्योंकि x तो स्टेटमेंट में है, x को छोड़ दो और कुछ p ले लो, 3p, p भी है, y भी है और कुछ m ले लो, 3m, m नहीं है, 3m और z 7m। अब y और z की वैल्यू है, y और z की दोनों की वैल्यू है। अब ये देखो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो, ये दोनों कोण कैसे, शीर्षायुक्त कोण, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू वाई और y हमने सपोज कर रखा है 3 है, ये एंगल है शीर्षायुक्त कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब जो ये रेखा समांतर है और इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180। तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोणों का योग क्या होता, 180। अब एंगल 1 प्लस एंगल z ये होता है 180। यहाँ लिखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का जो 180 डिग्री होता है। 1 की वैल्यू है 3m और z की वैल्यू 7m, 180 जोड़ दो, 10m बराबर 180, m बराबर 180 बटे में 10 काट दो, m की वैल्यू 18। अब m की वैल्यू 18 आ गई, y की वैल्यू, रियल वैल्यू y की क्या होगी, y इक्वल 3 × 18, 18 थी 54 और z की वैल्यू 7 × 18, 18 सत्ते 126 डिग्री, ये दो कोण आ गए। अब इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा, हमने निकालना x की वैल्यू, इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा 180। तिर्यक रेखा की एक की ओर बनेगा, क्योंकि ये तीनों रेखाएं समानांतर हैं। इसके बाद यहाँ x प्लस y बराबर 180, ये भी तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये दो रेखाएं ये भी समांतर है और ये कोण और ये कोण एकांतर अंतर कोण ये भी बराबर होंगे, z और y। इसको हम ना लिखें तो सीधा x की वैल्यू किसके बराबर होगी, z के बराबर, और z हमारे पास है 126। तो ये है एकांतर अंतः कोण।
एकांतर अंतः कोण। तो x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 10वां। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में एक चतुर्भुज के सभी कोण, चतुर्भुज के चार कोण होते हैं और चारों कोणों का अनुपात दर क्या है? 3:6:7:11। तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब अनुपाती योग चारों अनुपात का जोड़ करो। ये है 9, 16, 4, 20। अब क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ क्या होता है? 360। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो पहला अनुपात क्या है? 3 बटे कुल अनुपात 20 और चारों कोणों का जोड़ कितना है? 360। बांटो इसको इस अनुपात में। 0, 2, 18, 18 3 54 डिग्री। पहला कोण 54। दूसरा अनुपात 6 बटे कुल अनुपात 20 गुणा 360। 2, 18, 18 6 108 डिग्री। इसके बाद तीसरा अनुपात है 7 बटे कुल अनुपात 20 गुणा 360। 20 ये 18 पे 18 सत्ते 126 डिग्री। और चौथा अनुपात 4 बटे 20 गुणा में 360। पता ही हमें 18 से कटेगा, 18 चौके 72 डिग्री। तो चार कोण हो गए। चार कोण पहला है 54, दूसरा 108, तीसरा 126 और चौथा 72 डिग्री। ये है चारों कोण। हाँ, 12वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में पी क्यू आर कोण है 100 डिग्री। जहां बिंदु पी क्यू आर केंद्रों वाले एक वृत्त पर स्थित है और ओ पी आर ज्ञात करना है। कौन? ओ पी आर। तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये कोण देखेंगे, केंद्र पर बना कोण, क्योंकि ये शेष भाग पर बना कोण है। केंद्र पर बना कोण दुगना होता है। ये कोण दिया हुआ है, कोण पी ओ आर दुगना होगा 100 गुणा में 2, 200 डिग्री। ये लिखना है केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ये रीजन। अब ये 200 कोण है। पूरा कोण संपूर्ण कोण 360 का। ये अंदर का कोण कितने डिग्री का? कोण 1। क्योंकि ये पूरा कोण 360 का। 360 में से 200 घटा दो। 360 माइनस 200 ये है 160 डिग्री।
अब इस त्रिभुज में देखो ओ पी आर, इस त्रिभुज में ये दोनों साइड बराबर है। क्यों है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज ओ पी आर में ओ पी बराबर ओ आर, ये वृत्त की त्रिज्या है, बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण, दोनों कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर है तो इसके दोनों साथ वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण है 160 डिग्री। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। 180 में से 160 घटाओ, पहले रह गया 20 डिग्री। 20 डिग्री को दो हिस्सों में बांटोगे, इसका मतलब 10 ये है और 10 ये है, आधा आधा हो जाएगा। कोण ओ पी आर, ये कोण 180 में से 160 माइनस कर दिया, ये कोण, और बाकी को दो हिस्सों में बांट दिया, 20/2 बराबर 10 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 12वां था, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन 13वें चैप्टर से है। एक आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 12 रुपए प्रति मीटर की दर में वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने का खर्च वह 18,000 रुपए हो तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्श का परिमाप दे रखा है। फर्श क्योंकि आयताकार होता है हाल का, और आयत का परिमाप दे रखा है 250 मीटर, और चारों दीवारों पर पेंट करने का खर्च दे रखा है 18,000 रुपए। अब खर्च कैसे निकालते हैं हम? 4 दीवारों का खर्च, आयत का, आयताकार हाल के फर्श का परिमाप, ये तो पता हमें 250 मीटर दे रखा है। चारों दीवारों पर पेंट करवाने का खर्च। अब हमें पता है कि जो खर्च होता है चारों दीवारों का क्या होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल गुना में 10। ये खर्च हमारे पास है 18,000 रुपए, ये दे रखा है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल फार्मूला लिखते हैं, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई, और गुणा में खर्च की दर। दर हमारे पास 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। दर की जगह हमने 12 रुपए लिख दिया। अब इसमें हमारे पास ये जो चीज है, ये देखो क्या है, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ये है आयत का परिमाप, और परिमाप हमें 250 मीटर दिया हुआ है। तो परिमाप की जगह परिमाप की वैल्यू रखो 18,000 बराबर परिमाप की वैल्यू है 250 गुणा में ऊंचाई, और ये 12 ऐसे कैसे। अब ऊंचाई का मान निकालोगे, ये सारी संख्या इसके नीचे आ जाएंगी। 18,000 बटे में 250 और गुणा में 12, ये नीचे आ गई, ये ऊंचाई की वैल्यू। अब इसको काटेंगे, 25 से काट, 0 से 0 काट दो, 25 25 सत्ते 175, बच गए 5, 50 हो गए, 25 दूनी 50 और 12 6 72। तो ऊंचाई की वैल्यू क्या आ गई?
6 मीटर। 6 मीटर ये है हाल की ऊंचाई। ये था क्वेश्चन नंबर 13। 14वां क्वेश्चन, ये 14वें चैप्टर से है। निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो आंकड़े दे रखे हैं इसको आरोही क्रम में लिखा गया है। अब माध्यक जब भी निकालते हैं हम बीच वाली संख्या लेते हैं। अब इसमें संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या है हमारे पास। इसका मतलब है इतनी इधर छोड़ेंगे और उतनी ही उधर छोड़ दो। बीच में संख्या हमें लेनी है, या तो 1 बच जाए या 2 बच जाए। 1 बच जाए तो माध्यक वही होगा, और 2 बच जाए तो दोनों को जोड़कर आधा कर दें उसका। तो माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक दे रखे हमें, माध्यक है 63। माध्यक निकालेंगे कैसे? दोनों को जोड़ो, x प्लस 2 और उसका आधा कर दो, ये हो गया माध्यक। और माध्यक ये किसके बराबर है? 63 के बराबर। r पर गुणा करो और इसको जोड़ दो, x प्लस x 2x प्लस 2 और 2 को उधर गुणा कर दो, 63 दूनी ये है 126। x की वैल्यू निकाले, पहले 2 को ले जाओ इधर, 2x बराबर 126 माइनस 2, 2x बराबर 124। x की वैल्यू निकालोगे, 2 से डिवाइड करो उसको, 124 बटे में 2, 2 से 12, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 62। तो यहाँ x की जगह क्या आना चाहिए? 62 आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन प्रायिकता 15वें चैप्टर से ही है। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है। इसमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं इस प्रकार है। चित्त आने की संख्या, चित्त का मतलब हेड। जब आप सिक्का उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आती है। तो हेड सिक्के को हम 200 बार उछाला हमने, और उसमें से हेड 3 आया है। कितनी बार आया है? 23 बार। हेड 2 आया है कितनी बार? 72 बार। एक बार हेड आया, एक आया है कितनी बार? ये 77 बार। और जिसमें हेड नहीं आया वो 28 बार नहीं आया। तो ये बारंबारता दी हुई है। हमने निकालना क्या है इसका देखते हैं, क्या क्या चाहिए इसमें, क्या निकालना है। हाँ, स्टेटमेंट हम ये देखेंगे और आंसर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। अब क्या है? निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित्त, 2 हेड किसमें है? कुल परिणाम, पहले तो कुल परिणाम 200, क्योंकि सिक्का 200 बार उछाला गया है। अब 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त की प्रायिकता। अब 2 चित्त कितनी बार आए हैं? 72 बार। और बटे में टोटल 200। काट दो इसको, 4 18 और 4 पंजे 20, 2 से और कट रहा है, ये 25। तो ये आ गया 9 बटे 20। पहला 2 चित्त आने की प्रायिकता। कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त का मतलब कम से कम मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 चित्त तो हैं ही, इसका मतलब 3 भी हो सकते हैं। तो 2 तो ले, 3 भी लो साथ में, तो इन दोनों को ऐड करो। इसमें प्रायिकता क्या होगी? 23 प्लस 72 और बटे में टोटल 200। जोड़ दो, 5 और 9 95 बटे 200। 5 से कट रहा है ये 19 और 520, 19 बटे
40, ये है सेकंड पार्ट इसका। तीसरा, 3 पट आने की। 3 पट मीन 3 बार टेल। 3 बार टेल कब आएंगी? जब हेड एक बार भी नहीं आएगा, यानी कि हेड जिसमें नहीं है उसका मतलब है उसमें 3 टेल है। 3 टेल का मतलब है कितनी बार आई है? 28 बार। उसकी प्रायिकता 28 और बटे में टोटल कितनी है? 200। 4 से 28, 4 पंजे 20, 7 बटे 50। ये थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं। सेक्शन डी। अब हमारा सेक्शन डी जो 5 नंबर का है वो शुरू होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का है। 16वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज किसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 45 डिग्री और परिमाप दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है, यहाँ करेंगे इसको हम। तो इसमें रफ बना लें सबसे पहले। त्रिभुज जैसे ये ए बी सी और ऐसे त्रिभुज बी, एंगल बी 60, ये 45 और परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो 10 सेंटीमीटर परिमाप। तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ हम जो तरीका कैसे बनाते हैं वो करेंगे। बाकी आप घर पे बना के देखना इसको। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? 10 सेंटीमीटर एक रेखा ले लो। 10 सेंटीमीटर नाम ए बी सी, इसको छोड़कर कुछ भी रख लो। पी क्यों रख लो? 10 सेंटीमीटर। ये मैंने तो यहाँ वैसे ही खींच दी, लेकिन माप के 10 सेंटीमीटर लेनी है। अब बिंदु बी पर जो 60 डिग्री का कोण है, डी से उसका आधा बढ़ाओ तो 30 डिग्री का कोण बढ़ाओगे। ये 30 का जितना कोण यहाँ है उसका आधा, और इधर 45 है तो यहाँ क्या बनाओगे? 22.5। 22.5 का कैसे बनाओगे? 45 का आधा कर लो। पहले 45 का बना लो और फिर उसका आधा। ऐसे जितनी चाप लगाई है, ये दोनों चाप की जहाँ काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रखो और एक बार यहाँ रख लो, आधा हो जाएगा। ये 45 डिग्री ना, सॉरी 22.5 डिग्री का। तो ये 2 कोण बना लिए। ये दोनों कोण जहाँ काटेंगे बढ़ाने के बाद उसका नाम क्या रखोगे? ए। पॉइंट ए आ गया हमारे पास। अब ए पी का समद्विभाजन करो। समद्विभाजन मीन पी पर प्रकार रखो, आधे ज्यादा करो, चाप लगाओ, आधे ज्यादा चाप, एक इधर एक इधर, उतना ही खुला रहने दो। ए पर रखो, उल्टी चाप लगा दो और इसको डॉटेड लाइन से मिला दो। ये है एपी का समद्विभाजन। और ए क्यू का इसी प्रकार ए क्यू का समद्विभाजन करो। क्यू पर प्रकार रखो, आधे ज्यादा करो, चाप लगाओ दोनों साइड में, उतना ही खुला रहने दो, उल्टी साइड में फिर चाप लगाओ। ये दोनों जहां काटेंगे उसको फिर मिला दो। दोनों समद्विभाजक पी क्यू को 2 बिंदु को काट रहे हैं। पहला बिंदु यहाँ, ये तो पहला बिंदु बी, ये बी आ गया, और दूसरे में जहां काटेंगे वो बिंदु आ गया सी। अब लास्ट में ए बी और ए सी को मिला दो। ये जो त्रिभुज है ये है हमारी अभिष्ट त्रिभुज जो हमने बनाना। तो यहाँ लिखो बीगे त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है
लेकिन इसकी है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, इसमें रचना भी लिखनी पड़ेगी आपको। जब तक रचना नहीं लिखोगे 5 नंबर नहीं मिलेंगे इसके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है तथा इसका परिमाप 300 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ दे रखा है। सबसे पहले तीनों भुजाएं निकालनी है, इनका योग करें पहले, अनुपातों का योग 3 + 5 + 7, 7 × 5 = 12 और 3 = 15। अब हम पहली भुजा निकालेंगे। पहली भुजा, पहला अनुपात है हमारे पास 3 और बटे कुल अनुपात 15, और तीनों भुजाओं का जोड़ यानी कि परिमाप है हमारे पास 300, क्योंकि परिमाप को बांटना है ना तीनों भुजाओं में। 15 दूनी 30, 20 तिया 60, ये 60 मीटर आ गए। और दूसरी भुजा दूसरा अनुपात है 5 बटे 15 गुणा में 300, 15 दूनी 30 और 20 पंजे 100 मीटर। तीसरी भुजा अनुपात 7 बटे कुल अनुपात गुणा 300, 15 दूनी 30, 20 सत्ते 140 मीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं, ये तीनों भुजाएं हैं 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो तो हीरो का फार्मूला लगाते हैं हम। हीरो का फार्मूला, उसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, ये दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे 2। तीनों भुजाएं वैसे पता है, तीनों भुजाओं का जोड़ दे रखा है, इनको भी जोड़ोगे 300 आएगा। 300 बटे 2 150 मीटर। एस का मान ये है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला है एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा और एस माइनस तीसरी भुजा। पहले पुट करो इसमें। एस 150 माइनस पहली भुजा 60, 150 माइनस दूसरी भुजा 100, 150 माइनस तीसरी भुजा 140 और सारे का रूट। माइनस करो। 150 60 घटाओ 90, 100 घटाओगे 50 और 140 घटाओगे 10 और पूरे का रूट। इसका रूट करेंगे। सबसे पहले इसमें जीरो देखो कितनी है। जीरो हमारे पास 4 है। 4 जीरो की 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, यानी कि 100 बाहर आ जाएगा। बाकी जो बचे उसके फैक्टर बनाओ। 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, 9 के फैक्टर 3 तिया 9 और 5 के निबंधते, और ये एक भी ऐसे कैसा, क्योंकि जीरो हमने बाहर निकाल लिया। बाकी जो डबल डबल है वो संख्या बाहर आ जाएंगी। 3 डबल है 100 तो बाहर, 3 डबल है 1 3 बाहर, 5 डबल है 1 5 बाहर, 1 3 रह गया, जो डबल नहीं है वो अंदर ही रहेगा। वर्गमूल 3 गुणा कर दो 5 दिए 1500 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बड़ा घन है, उसकी भुजा दे रखी 12 सेंटीमीटर, और इसके छोटे छोटे, जैसे हम पनीर को काटते हैं
इस टाइप का पनीर है, तो हम इसको काटेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो भी छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे। 8 घनों में काटा जाता है। तो घन का आयतन क्या होगा, ये 12 बड़ा आयतन और 8 घनों के आयतन के बराबर होगा। बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, क्योंकि भुजा 12 है तो 12 की 3, ये आयतन होता है घन सेंटीमीटर। अब ये जो बड़े का आयतन है 8 छोटे घनों के बराबर होगा। 8 और भुजा की 3, ये छोटे घन की भुजा है, ये किसके बराबर होगा, 12 गुणा 12 गुणा 12। काट दो, 2 चौक 8, 2 3 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 6 12, यानी कि 6 की 3, भुजा की 3 बराबर 6 की 3। जो छोटे घन की भुजा क्या आ गई, ये 6 सेंटीमीटर आ गई। अब उसने कहा है दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है 6 गुना भुजा की 2। 6 भुजा हमारे पास 12 है, 12 की 2, 6 12 की 2 144, 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 6 और 2 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुणा भुजा की 2, 6 गुणा भुजा, हमारे पास छोटे घन की भुजा है 6, उसका स्क्वायर, 6 गुणा 6 का स्क्वायर 36, 36 के 216 वर्ग सेंटीमीटर। ये छोटे घन का और ये बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये था 18वां क्वेश्चन। आगे 18वें क्वेश्चन का अथवा, इसके ओर में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बंद बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। बेलन की धारिता, बेलन की धारिता, धारिता मतलब क्या होता है, आयतन।